नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता। शुरुआत हेडलाइन से। कर्नाटक की तीसरी बार मुख्यमंत्री बने बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा। बहुमत साबित करने के लिए मिला 15 दिन का समय। पद संभालते ही किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान। येदियुरप्पा ने बहुमत साबित करने का जताया भरोसा। कहा, कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। येदियुरप्पा की शपथ के खिलाफ कांग्रेस जेडीएस का विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया संविधान की अनदेखी का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस की रही है विरासत। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को बताया अवसरवादी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी का दबदबा बरकरार। 31,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत सीटों में टीएमसी को अब तक मिली 9,270 सीटें। सीपीएम और कांग्रेस से आगे निकली बीजेपी। अब तक जीती 2,000 से अधिक सीटें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रखी आधारशिला। नौरोजी नगर में बनने वाले सेंटर में होगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। उपराष्ट्रपति ने शहरों को बताया विकास का इंजन। प्रगति के साथ पर्यावरण और संसाधनों को बचाए रखने पर दिया जोर। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फिर आंधी तूफान। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आंधी तूफान का खतरा बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट से बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई है। बीएस येदियुरप्पा तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कर्नाटक के किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। उन्होंने विधानसभा में बहुमत हासिल करने का भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई है। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बेंगलुरु में राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में हुए समारोह में येदियुरप्पा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ। सुप्रीम कोर्ट से शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार के कुछ ही घंटों बाद बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर और किसानों के नाम पर शपथ लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए येदियुरप्पा ने किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को अपवित्र बताते हुए भरोसा जताया कि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी और पूरे 5 साल सरकार चलाएगी। विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा को 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित करना है। However, I regret that the Congress and JDS have formed a unholy alliance after the election, though people have outrightly rejected both these parties. I am sure of winning the vote of confidence and I am going to complete 5 years term. लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बीएस येदियुरप्पा तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। 2006 में जब कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई तो बीएस येदियुरप्पा राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। येदियुरप्पा पहली बार जेडीएस के समर्थन से 2007 में 7 दिनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। 2008 के विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा की बदौलत बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और येदियुरप्पा दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। येदियुरप्पा दूसरी बार 3 साल 62 दिनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 222 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी 104 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को महज 37 सीटें ही हासिल हो सकी। 1 सीट जेडीएस की सहयोगी बीएसपी को मिली, बाकी सीटें अन्य के खाते में गई हैं।
कर्नाटक में सरकार बनने के साथ ही अब देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है और बीएस येदियुरप्पा तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी यहां पर साफ दिख रहा है कि उसे भरोसा है कि कर्नाटक में वो विश्वास मत हासिल कर लेगी, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस अब हर एक मौके पर बीजेपी को चुनौती देने को तैयार भी दिख रहे हैं। बेंगलुरु में करुण अनिर्बन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर विरोध जताया। शहर के बाहरी इलाके में एक रिजॉर्ट में रह रहे नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा के साथ ही एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस के विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने येदियुरप्पा के शपथ को संविधान का मजाक बताया। वहीं जेडीएस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। Central government behaving, how this Narendra Modi's government, they want to demolish the democracy in this country. Narendra Modi's government misusing entire institutions of central government. I know how they threatening, how they threatening, and how they want to put pressure on those MLA. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं होने के बावजूद बीजेपी की सरकार बनाने से ये साफ है कि वो संविधान का मजाक बना रही है। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। देश में कॉन्स्टिट्यूशन पर जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। आपने कर्नाटक में देखा, एमएलए एक तरफ खड़े हैं और गवर्नर दूसरी तरफ खड़े हैं, और आप जानते हो कोशिश क्या है। और बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकतंत्र के साथ मजाक के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी का गौरवशाली इतिहास याद नहीं होगा। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि आपातकाल अनुच्छेद 356 का जबरदस्त तरीके से गलत इस्तेमाल, कोर्ट, मीडिया और सिविल सोसाइटी को नीचा दिखाना राहुल गांधी की पार्टी की विरासत है। कांग्रेस के कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो उसी क्षण हो गई थी जब हताश कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए जेडीएस को समर्थन देने की अवसरवादी पेशकश की थी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कर्नाटक की बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनना कर्नाटक के लोगों की जीत है, जिन्होंने कांग्रेस की भ्रष्ट और विभाजनकारी राजनीति को खत्म करने के लिए बीजेपी को वोट दिया। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बनने के बाद येदियुरप्पा का कई केंद्रीय मंत्रियों ने अभिनंदन किया। They have been rejected. They have been rejected. Siddaramaiah and Congress has been rejected, lock, stock and barrel. This is the 22nd time they have been rejected. 22nd state. What more is required? People of Karnataka have said no to Congress, no to Siddaramaiah. And if they want to cobble up an unholy alliance, people of Karnataka is not going to allow it. Rahul Gandhi, you better note, your party is repeatedly defeated. You cannot control the country's politics through collusive litigation through the corridors of the court. That is not plainly acceptable. Point number one. And point number two is, you are talking of arithmetic. We are talking of mandate. Your party lost so many seats. Your chief minister's 2 seats, one defeated, one scrapped through. Your 16 ministers lost, yet you are claiming to form the government. Utterly irresponsible. और बेंगलुरु से हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचानंद,
येदियुरप्पा ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन राज्य की सियासी तस्वीर आने वाले दिनों में कैसी होगी, इसे लेकर खींचतान जारी है। लेटेस्ट अपडेट आपसे चाहेंगे कि क्या वहां पर सियासी हलचलें हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिनों की गहमा गहमी के बाद आज 9 बजे सुबह शपथ ले ली थी येदियुरप्पा ने। उसके बाद उन्होंने बड़े फैसले करने शुरू कर दिए। पहला ही था कि जब जो किसानों का ऋण है वो 1 लाख तक का वो माफ़ कर दिया। उसके बाद कुछ प्रशासनिक फैसले भी यहाँ लिए गए हैं और पुलिस में जो तबादले भी हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है उनके लिए वो है बहुमत साबित करना। राज्यपाल ने 15 दिनों का वक्त दिया है। बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि 15 दिनों का वक्त नहीं लिया जाएगा, उससे पहले ही ये बहुमत साबित करने की कोशिश होगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो एक सुनवाई होनी है पिटीशन की इस सरकार बनने को लेकर, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो बीजेपी यहाँ पूरी तरह से विश्वस्त नजर आ रही है। उनसे जब भी पूछा गया कि नंबर्स वो कहाँ से लाएंगे, उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो या जेडीएस में, वो समर्थन करने को तैयार है। इस बाबत बीजेपी में जो है वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस और जेडीएस दोनों का ये कहना है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है और उसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, जैसा कि हमने देखा यहाँ बेंगलुरु में गांधी मूर्ति यानी विधान भवन के सामने। और दूसरे इसके अलावा जो कांग्रेस और जेडीएस हैं, उनके विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको अब बाहर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ट्रस्ट वो जब विश्वास का प्रस्ताव का मत आएगा तब उनको किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो पाए, वो उनकी कोशिश है। तो यहाँ उनको कोची शिफ्ट करने की तैयारी भी हो रही है। ये हमने देखा, रिजॉर्ट जो वहाँ पर हैं, तो ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन जो सबकी नजर है वो ये है कि किस तरह से बीजेपी यहाँ पर अपना बहुमत साबित करती है और कितने दिनों में करती है। बिल्कुल, शुक्रिया पंचानंद इस पूरी बातचीत के लिए आपका। कर्नाटक में जीत के बाद बीजेपी ने नया लक्ष्य तय किया है और इसी सिलसिले में पार्टी ने गुरुवार को बीजेपी के 7 राष्ट्रीय मोर्चा संगठनों की बैठक बुलाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए और कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोगों से सीधे तौर पर जुड़ना होगा। बीजेपी के मिशन 2050 का आगाज हो गया है। देश भर में पार्टी को और मजबूत बनाने की रणनीति के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चा संगठनों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों को घर घर जाकर लोगों से मिलने और पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। आने वाले 1 वर्ष में इन 22 करोड़ परिवारों तक संपर्क करने का काम पार्टी के सभी मोर्चे करेंगे और इसके लिए एक समन्वित योजना बनाने का कार्य भी हुआ है। सभी मोर्चे पार्टी की गतिविधियों, मोर्चे की गतिविधियों को कनेक्ट करने के लिए मंडल और बूथ स्तर तक के मोर्चे के हमारे पदाधिकारी नमो ऐप से जुड़ करके अपनी गतिविधियों को आपस में देश भर में भी शेयर करेंगे और पार्टी के जो 22 करोड़ परिवारों का जो संपर्क का विषय है उसको भी पूरा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीते 4 सालों में केंद्र सरकार ने गरीबों और उनके परिवार के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। पार्टी के उद्देश्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया में सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना भी है। बैठक के समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। पार्टी के मिशन और पार्टी के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शासन का मतलब लोगों की और देश की सेवा को प्रथम मानना और देश को प्रथम मानना, इस लक्ष्य के साथ कार्य करना होता है और इसलिए पार्टी के संगठन का विस्तार पार्टी के मोर्चे अपने अपने क्षेत्रों में करें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय मोर्चों के सभी सदस्यों से जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए भी कहा। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसका मकसद 2019 जीतना ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक देश की बागडोर अपने हाथ में रखने का है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अगली सरकार कांग्रेस की बनी तो छत्तीसगढ़ और देश भर के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी राज्य के 2 दिन के दौरे पर हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को रायपुर जिले में जन स्वराज सम्मेलन, सरगुजा जिले में किसान आदिवासी रैली और बिलासपुर जिले में जंगल सत्याग्रह आदिवासी रैली को संबोधित किया। अपने अलग अलग भाषणों में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर रोजगार देने के मामले में नाकाम रहने का आरोप लगाया। ट्राइबल बिल पर राहुल गांधी ने कहा कि जल, जमीन और जंगल पर पहला अधिकार आदिवासियों का है और इसका प्रबंधन भी आदिवासियों के पास ही होना चाहिए। किसानों के मसले पर उन्होंने कहा कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आती है तो 5 साल में छत्तीसगढ़ के किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मगर मैं आपको ये कह दूंगा कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, छत्तीसगढ़ के किसान, हिंदुस्तान के किसान, आप 10 दिन मिलना, 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ करके आप दिखा देंगे। और पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। साथ ही बीजेपी के खाते में भी खासी बढ़ोतरी हुई। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत की 31,000 से ज्यादा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिनमें से टीएमसी को 9,000 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। साथ ही पार्टी 2,000 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी ने वाम दलों और कांग्रेस को पछाड़ते हुए 2,000 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे भी चल रही है। सीपीएम को ग्राम पंचायत की फिलहाल 562 सीटें मिली हैं और 113 सीटों पर बढ़त, जबकि ग्राम पंचायत की 315 सीटों पर कांग्रेस की जीत कंफर्म हुई है। वहीं पार्टी 61 सीटों पर ही आगे है। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी और ये आंकड़े दोपहर 2 बजे तक हासिल नतीजों के आधार पर हैं। कई इलाकों से नतीजे आने अभी बाकी हैं। पश्चिम बंगाल में जिला परिषद की 621 सीटों पर, पंचायत समिति की 6,123 सीटों पर और ग्राम पंचायत की 31,082 सीटों पर 14 मई को मतदान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के मसौदे पर विचार विमर्श पूरा कर लिया है और शुक्रवार को इससे जुड़ा फैसला आ सकता है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की तरफ से दाखिल मसौदे पर कोर्ट ने अमल किया है और आखिरी फैसले से पहले राज्यों की तरफ से मिले सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट के समक्ष संशोधित प्लान भी पेश किया और कहा कि केंद्र ने योजना के उस प्रावधान में सुधार किया है जो जल बंटवारे के संबंध में उसे समय समय पर निर्देश देने का अधिकार देता था। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग क्षेत्र को जल्द पटरी पर लाने की बात कही है और आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 11 सरकारी बैंकों के सीएमडी के साथ बैठक की और उन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से निकालने को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत के लिए केंद्र में रही यूपीए सरकार को जिम्मेदार बताया। देश के 11 सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को दिल्ली में बैठक की। इसमें बैंकों की सेहत सुधारने और इसके लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा हुई। साथ ही इन्हें आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे से बाहर लाने पर विचार किया गया। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार बैंकिंग सेक्टर को जल्द से जल्द रास्ते पर ले आएगी। Over the next few days, we'll ensure that the central government gives every possible support to further strengthen the resolve of these banks to come out of PCA framework as quickly as is possible. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि देश के विकास में अहम योगदान देने वाले सरकारी बैंक जल्द ही एनपीए और घाटे से उबर जाएंगे। Be able to continue to serve the common man through more aggressive banking, maintaining the highest standards of ethics and integrity. बैठक में इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स समेत 11 बैंकों के अधिकारी शामिल हुए, जिन्हें आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क में रखा है। प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शन उन बैंकों के खिलाफ शुरू किया जाता है जिनकी बैलेंस शीट में लगातार 2 साल में एनपीए और संपत्ति पर रिटर्न में भारी घाटा दिखाया जाता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और 15वें वित्त आयोग ने गुरुवार को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। अर्थशास्त्रियों में इस बात पर आम राय थी कि राजकोष के संतुलन के लिए कर्ज लेने की सीमा केंद्र के साथ साथ
राज्यों पर भी समान रूप से लागू हो। साथ ही आबादी स्थितीकरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने पर भी सहमति दिखी। इसके बाद वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गैर बीजेपी शासित 6 प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, पंजाब, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्रियों का कहना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस से उनके राज्यों को नुकसान होगा और इस बारे में राज्यों से विचार विमर्श नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहरों को विकास का इंजन बताया। उन्होंने आज दिल्ली के पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखते हुए ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण को समय की जरूरत बताया। उपराष्ट्रपति ने ऊर्जा बचाने वाली इमारतों को प्राथमिकता देने और इस बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी नागरिकों को घर के अलावा बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं में निवेश की जरूरत है और इसके लिए देश को 7 से 7.5% दर को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने विकास के साथ साथ पर्यावरण और संसाधनों को बचाए रखने पर जोर दिया। Besides providing housing to all citizens, we need more roads, more bridges, more highways, more round-the-clock electricity, adequate water supply, waste disposable systems, office and retail spaces, rapid transportation, airports, seaports and other infrastructure to cater to the needs of the bourgeois population. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी GPRA कॉलोनियों को फिर से विकसित करने की आधारशिला भी रखी। इसके तहत NBCC और CPWD सरोजनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, मोहम्मदपुर, कस्तूरबा नगर, श्रीनिवासपुरी और त्यागराज नगर में कॉलोनियों को फिर से विकसित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। साल 2011 में देश की 31.7% आबादी शहरों में रहती थी। अनुमान है कि 2050 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। इसके लिए नए घरों के साथ साथ शहरों में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। उन्होंने शहरों को देश के विकास का पहिया बताया। People's expectation is before time. That's why people are restive. That's why the Prime Minister is also restive. So every one of us should understand the aspiration of the people, the development that is long overdue for the people of the country. We must all aim at accelerating that growth. दिल्ली के नौरोजी नगर इलाके में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 25 एकड़ जमीन पर कारोबारी गतिविधियों के लिए बनाया जाएगा। इस पर करीब 2,694 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यहाँ पर 10 मंजिल के 12 ब्लॉक होंगे। यहाँ सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। This will be a world-class commercial center licensed under the World Trade Center, New York, and it will provide facilities which can be termed as first rate by global standards, zero waste, etc. दिल्ली की GPRA कॉलोनियों को फिर से विकसित करने में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और GPRA कॉलोनियों को विकसित करने का फैसला जुलाई 2016 में एम वेंकैया नायडू के केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री रहते हुए हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आर ट्रीटीज ऑन क्लीननेस और वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन किताब का विमोचन किया। इसे आंध्र प्रदेश के स्पेशल कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर रजत भार्गव ने लिखा है। डॉक्टर भार्गव को सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी अभियान है और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की अहम भूमिका है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से आंधी आई। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 72 घंटों तक दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर और पूर्व भारत में कई स्थानों पर
आंधी के साथ बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, देन यूपी, राजस्थान, ये सब है। राजस्थान में सब इवन थंडरस्टॉर्म के साथ आंधी भी होने का संभावना है और ये सब एरिया में तेज हवा के साथ ये होने का संभावना है। भारत और पाकिस्तान की जेलों में बंद सामान्य कैदियों और मछुआरों को जल्द रिहा करने और उनके मानवीय पहलुओं को देखने के लिए दोनों देश एक संयुक्त न्यायिक समिति बनाने पर राजी हो गए हैं। भारत ने इसके लिए 4 पूर्व न्यायाधीशों के नाम पाकिस्तान को भेजे हैं, जो पाकिस्तान की जेलों में जाकर भारतीय कैदियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2007 में ऐसी ही समिति थी, जो 2013 के अक्टूबर तक चली। पिछले साल अक्टूबर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस समिति का सुझाव दिया था और इसके तहत पाकिस्तान की न्यायिक समिति भी भारत के जेलों में आकर अपने देश के कैदियों का मुआयना कर सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।